जब भी हम किसी बड़े शासक की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उस शासक ने अपने राज के दौरान कितने युद्ध जीते हैं। युद्ध को लेकर हमने देश के ताकतवर होने का भी अनुमान लगाना सीख लिया है। आज दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से लगभग हर देश ने कभी न कभी किसी न किसी युद्ध में हिस्सा लिया है और लगभग हर देश ने इतिहास में कोई न कोई जंग हारी भी है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या फिर भारत। अब जंग को करने के हर देश के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे हिटलर का पोलैंड पर हमला, उसके मन में यहूदियों के लिए छुपी नफरत और अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताने के इरादे से किया गया था। तो वहीं जापान ने चीन पर हमला अपने देश की भूमि का विस्तार करने के लिए किया था। लेकिन भारत के संबंध में बात कुछ अलग है। अगर हम भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को गौर से देखें तो एक बात तो साफ है कि भारत के शासकों ने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक पैदा हुए हैं जो उस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री रखा करते थे। बावजूद इसके भारत के शासकों ने कभी भी अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला करके उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। मगर हाँ, जब भी किसी दूसरे देश ने कभी भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने हमेशा इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साल 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा है। अगर गौर किया जाए तो भारत के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 4 बार जंग छेड़ी थी, मगर एक बार भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। इसमें सबसे पहली जंग आज़ादी के ठीक बाद साल 1947 में कश्मीर को लेकर हुई थी। उसके बाद इसमें साल 1971 की लिबरेशन वॉर और सन 1999 की कारगिल वॉर भी शामिल हैं। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इन युद्धों में आज भी सबसे विशेष सन 1971 की जंग मानी जाती है। इस युद्ध में जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देश खड़े थे तो वहीं भारत के साथ रूस जैसा मित्र देश खड़ा था। और इस युद्ध ने दुनिया भर में भारत की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा जिसमें 1 लाख के करीब सैनिकों ने किसी देश के सामने सरेंडर किया हो। और आज भी साल 1971 की जंग भारत के लिए एक विशेष जंग है, क्योंकि इसके बाद पूरे एशिया में भारत का दबदबा और बढ़ गया था। साथ ही भारत का दूसरा पड़ोसी देश चीन भी उसके प्रति काफ़ी नरम व्यवहार अपनाने लगा था। मगर जानने वाली बात यह है कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध के नतीजे क्या हुए थे और कैसे एक सीमित बजट के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या फ़र्क आया और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत इस युद्ध को जीतने में सफल हुआ और कैसे उस वक्त पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था। साल 1971 के युद्ध को समझने के लिए हमें इससे पहले के भारत और पाकिस्तान के बारे में थोड़ी जानकारी लेना ज़रूरी है। सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त देश को बंटवारे का दर्द सहना पड़ा था और मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी। इस तरह से 14 अगस्त सन 1947 को भारत के ही एक हिस्से को अलग करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। मगर पाकिस्तान के बनने के बाद भी समस्या ये थी कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादातर 2 हिस्सों में थी। इनमें एक था वेस्टर्न इंडिया में और दूसरा ईस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया का मतलब है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर का पश्चिमी हिस्सा और ईस्ट इंडिया का मतलब है आज के समय में बांग्लादेश। उस वक्त जिन्ना अपनी मांग पर इतने अड़े हुए थे कि उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगर किसी देश के 2 हिस्से होते हैं और वो एक दूसरे से ज़मीनी तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं
तो उन्हें संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। और फिर पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान को पहचान मिलने के बाद ये देखा गया कि पश्चिमी पाकिस्तान में वो हिस्सा शामिल था जो आज के पाकिस्तान देश का हिस्सा है, और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिस्सा था जहां आज का बांग्लादेश मौजूद है। उस वक्त से ही पाकिस्तान की राजनीति में पश्चिमी पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी भूमिका निभाता था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों को पिछड़ी जाति के लोग कहा करते थे। उनका मानना था कि वो लोग सभ्य नहीं हैं, और उसी वक्त उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान भी कर दिया गया था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत बड़ी आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान में भी पंजाबी, सिंधी और बलूचिस्तान के लोग अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। इस वजह से उस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी देखी जाती थी। साल 1970 में जब पाकिस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब उर रहमान जीत गए थे, मगर वो बांग्लादेश के थे। इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका ही नहीं दिया, और यहीं से शुरू हुई बांग्लादेश के आज़ाद होने की लड़ाई। मगर इससे पहले कि हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में और चर्चा करें, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा भारत में उस वक्त परिस्थितियां कैसी थीं। भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाल रही थीं। साथ ही पाकिस्तान के साथ पहले ही 2 जंग हो चुकी थीं, और चीन के साथ भी तब तक भारत एक जंग लड़ चुका था। जहां पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारत को जीत मिली थी, तो वहीं चीन के साथ हुई जंग में भारत को देश का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। उस वक्त इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई थीं, और इस वजह से उनका पूरा फोकस देश की गरीबी को हटाने पर था। लेकिन भारत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में मौजूद था, और इस वजह से इन दोनों इलाकों के बीच की परेशानी से भारत भी काफ़ी परेशान हो रहा था। दरअसल भारत की परेशानी की एक वजह यह भी थी कि जब शेख मुजीब उर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो उन्होंने मार्च सन 1971 में एक आज़ाद देश बांग्लादेश बनाने की मांग करना शुरू कर दिया था। और अपने देश के टुकड़े होते हुए देखकर पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश के अंदर अपनी सेना भेज दी, और शेख मुजीब उर रहमान को गिरफ्तार करके कराची ले आया गया। इधर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी आम नागरिकों पर खुलेआम अत्याचार करने शुरू कर दिए, जहां हर दिन हजारों की संख्या में बांग्लादेशी आम नागरिकों को मारा जाने लगा था। आंकड़ों की माने तो करीब 30 लाख आम नागरिकों को उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने मार दिया था, और इसके साथ साथ 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया। और जब बांग्लादेशी नागरिकों पर इतने बड़े स्तर पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा जुल्म किया जाने लगा, तो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक इल्लीगल यानी कि असंवैधानिक तरीके से छुपकर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने लगे, और इससे भारत की सुरक्षा के साथ भी समझौता होने लगा। उस वक्त भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन हालात को गंभीरता से लेते हुए उस वक्त के भारतीय थल सेना के कमांडर सैम मानेकशॉ को एक मीटिंग के लिए बुलाया, और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश को आज़ाद कराने की मांग की। लेकिन तब मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि बरसात के मौसम में बांग्लादेशी इलाकों में दलदल की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से अभी युद्ध करना ठीक नहीं होगा। वहीं इस मौसम में पाकिस्तानी सेना और चीन भारत के दूसरे तरफ के बॉर्डर से हमला कर सकते हैं। इसलिए सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को दिसंबर तक इंतज़ार करने का सुझाव दिया, क्योंकि दिसंबर में लद्दाख क्षेत्र में बर्फ बहुत ज़्यादा होने के कारण चीन के भारत पर हमला करने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान भारत ने अपने सैनिकों को इस ऑपरेशन की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ
भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। ये मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे। भारत अब दिसंबर के महीने का इंतजार कर रहा था और जंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। एपिसोड 2 युद्ध की तैयारियां। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त देश की गरीबी हटाने में ध्यान लगाए हुए थे, मगर बांग्लादेशी नागरिकों के इल्लीगल तरीके से देश में घुसने से अब भारत भी इस परेशानी का हिस्सा बन चुका था। ऐसे में जंग करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता इंदिरा गांधी के सामने नहीं बचा। लेकिन बात यह भी थी कि भारत इस तरह से किसी दूसरे देश के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता था, और ऊपर से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों का पाकिस्तान को खुला समर्थन था। ऐसे में भारत, जिसके पास तब तक किसी भी बड़े देश का समर्थन नहीं था, वो कैसे इस जंग में उतर सकता था। मगर जंग से ठीक पहले भारत और तत्कालीन सोवियत संघ ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। हालांकि इस ट्रीटी के अंदर सोवियत यूनियन ने इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि वो इस जंग में भारत का खुला समर्थन करेगा, पर अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को एक बड़ा सहयोगी मिल चुका था। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इन 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। इस खास पावर के चलते काउंसिल के ये 5 मेंबर किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं, और ये 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस। तो भारत को रूस का समर्थन मिलने के बाद ये बातें साफ हो गई थीं कि अगर भविष्य में पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और चीन करेंगे तो रूस उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा, और इस तरीके से यूनाइटेड नेशन भारत को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन उस वक्त युद्ध के लिए केवल यही एक दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब सिर्फ 9 साल पहले ही भारत की चीन से करारी हार हुई थी और भारतीय सेना अभी भी उस सदमे से उठ नहीं पाई थी। वहीं भारत और चीन का साल 1962 में हुआ युद्ध भारतीय लीडरशिप में बड़ी खामियों को भी सामने लेकर आया था, और इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के बारे में भी कई सारे सवाल उठाए गए। उसके बाद साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत से जंग की थी। हालांकि इस जंग में भारत की जीत हुई, लेकिन तब भी इससे भारत की इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा था। फिलहाल अब भारत एक और जंग के करीब जा रहा था, और ऐसे में देश को आर्थिक तौर पर भी तैयार रहना था। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना लगातार आम नागरिकों का कत्लेआम कर रही थी, और इन आम नागरिकों में ज़्यादातर हिंदू नागरिक थे। वहीं भारत में इनके लिए असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर रिफ्यूजी कैंप्स भी लगाए गए थे, जहां पर लाखों की संख्या में रेफ्यूजी रह रहे थे, और देश में इतने ज़्यादा रेफ्यूजी आने से भारत के ऊपर और ज़्यादा आर्थिक दबाव बन रहा था। 27 मार्च सन 1971 को इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को आज़ाद करने की मांग का समर्थन करके एक बड़ी घोषणा कर दी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी युद्ध करने की ठान चुकी थीं, और उन्हें बस इंतज़ार था तो सही समय का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैसे सैम मानेकशॉ ने मौसम संबंधी चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी से कहा था कि उन्हें जंग दिसंबर के महीने तक शुरू नहीं करनी चाहिए, और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब शुरुआत में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ पर ज़्यादा जोर जमाने की कोशिश की तो उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। वहीं इस जंग में हिस्सा लेने की उन्होंने एक ही शर्त रखी, और वो ये थी कि उन्हें ये जंग अपने हिसाब से लड़ने दी जाए। आखिरकार इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को जंग को अपने हिसाब से लड़ने के लिए अनुमति दे दी।
और ये अनुमति मिलते ही मानेकशॉ ने सेना को आदेश दिया कि वो भारत के रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू करें और मुक्ति वाहिनी की एक बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत के द्वारा ही ट्रेनिंग दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेने से पहले भारत की ओर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत गुहार लगाई गई थी कि वो बांग्लादेश में चल रहे कत्लेआम पर कुछ कार्यवाही करें, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते भारत को आखिरकार इस युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। उधर पाकिस्तान में सितंबर साल 1971 के अंत तक एक खास प्रोपेगेंडा चल रहा था। इस प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज क्रश इंडिया नाम का कैंपेन चला रही थीं। इस कैंपेन में ये पार्टियां पाकिस्तानी सेना पर भारत के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए दबाव बना रही थीं। वहीं जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने यह देखा कि पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या इंडिया पर हमले का समर्थन करती है, तो उन्होंने भी जंग को शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। ये भी एक सच था कि पाकिस्तान के मन में भारत में रहने वाले लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा नफरत भरी थी। वहाँ अक्सर ये कहा जाता था कि भारत में रहने वाले हिंदू गंदे और कमज़ोर होते हैं और वो अभी हमसे जीत नहीं सकते हैं। इस प्रोपेगेंडा ने भी पाकिस्तान को भारतीयों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया, जिसका खामियाजा उसे अपने देश के टुकड़े करने के साथ चुकाना पड़ा था। एपिसोड 3 जंग की शुरुआत। नवंबर सन 1971 में पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए थे और उन सब की मांग थी कि पाकिस्तान सरकार भारत पर हमला कर दे, और वो सभी लोग क्रश इंडिया कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे। भारत को इसके बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी और इसीलिए भारतीय सेना पहले से ही वेस्टर्न बॉर्डर पर भारी मात्रा में तैनात की जाने लगी। दिसंबर में हिमालय की घाटियां बर्फबारी से बंद हो चुकी थीं और इस वजह से भारत को चीन की ओर से हमले का भी कोई डर नहीं था। तब भारत ने तसल्ली से अपना सारा ध्यान पाकिस्तान पर लगा दिया। 23 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और उन्होंने देश की जनता को एक युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। वहीं 3 दिसंबर साल 1971 शाम करीब 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कई सारे हवाई हमले किए और इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय बॉर्डर के काफ़ी अंदर तक आ चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से भारत के शहर आगरा पर एयर स्ट्राइक की गई थी और उस वक्त भारत सरकार ने ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के पत्तों से ढक दिया था, जिससे ऊपर से कोई उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा न लगा सके। पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, जहां 50 से भी अधिक फाइटर प्लेन भारत के ऊपर हमला कर रहे थे और इसे ऑपरेशन चंगेज़ खान नाम दिया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस हमले के बाद इंदिरा गांधी ने उसी शाम को रेडियो पर यह घोषणा की कि पाकिस्तान के हमला करने के बाद भारत अब पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्यवाही करेगा और जंग की शुरुआत का भी तभी ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ इंदिरा गांधी ने हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान भी कर दिया था और उसी रात भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर जाकर उनके मिलिट्री बेस पर ज़बरदस्त बमबारी की। इस जंग में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही पूरी तरीके से शामिल थे, क्योंकि भारत इस बार चीन के साथ जंग में हुई गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराने वाला था। दरअसल साल 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया था कि वो इस जंग में नौसेना और एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत सरकार का ये कहना था कि नौसेना और एयरफोर्स का इस्तेमाल इस जंग को और आगे पहुंचा सकता है और चीन की तरफ से कोलकाता शहर पर हमले किए जा सकते हैं, लेकिन
साल 1971 की जंग में भारत ने ऐसी कोई गलती नहीं की और सेना की तीनों टुकड़ियां पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब दे रही थीं। दोनों देश अब इस जंग में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और इस बार पाकिस्तान के लिए ये जंग शुरुआत से ही मुश्किल हो रही थी और इसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान को अपनी बांग्लादेश में मौजूद सेना को हथियार पहुंचाने के लिए भारत के चारों तरफ से घूमकर बांग्लादेश पहुंचना पड़ता था और इसमें उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका ने भी उस वक्त इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था और उस वक्त श्रीलंका में कम्युनिस्ट सरकार थी। हालांकि सरकार का तो यही कहना था कि वो किसी भी तरफ नहीं रहेगी, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि भारत कैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध कर सकता है, तब तो श्रीलंका को ये लगने लगा कि कहीं भविष्य में भारत उनके देश के साथ भी कुछ ऐसा ना करे और इसी डर के चलते श्रीलंका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट श्रीलंका के सैनिक हवाई अड्डे पर फ्यूल भरने के लिए रुकते और वहां से वापस बांग्लादेश की ओर रवाना होते थे। एपिसोड 4 बैटल ऑफ लोंगेवाला। भारत और पाकिस्तान की जंग केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत वेस्टर्न फ्रंट से की थी, यानी कि भारत के गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास के इलाकों से। वैसे तो भारत ने यहाँ पर अपनी सेना का अच्छा खासा इंतज़ाम किया था, लेकिन तब भी जब पाकिस्तान ने कुछ महीनों तक हमला नहीं किया तो सेना की कई सारी टुकड़ियों को यहाँ से वापस बुला लिया गया था। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर के साथ करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक 40 टैंकों के साथ जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ भारत के इस तरफ केवल 120 सैनिक थे। अब भारतीय सेना ने यहाँ ये बात समझ ली थी कि वो पाकिस्तानी सेना के सामने बिना सूझबूझ के जीत नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के कमांडर को उस वक्त ये सुझाव भी दिया गया था कि आप लोंगेवाला की पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाएं, जिससे इन 120 जवानों की जान बचाई जा सके। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी रात के वक्त भारतीय सेना की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि एयरफोर्स के पास उस वक्त जिस तरह के प्लेन्स थे वो केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सेना ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि 3000 सैनिकों और 40 टैंक के साथ आगे बढ़ रही पाकिस्तानी सेना का आखिरकार 120 सैनिक मुकाबला करें तो कैसे करें। उस वक्त भारतीय सेना के पास लोंगेवाला पोस्ट पर केवल 3 टैंक माइंस थीं, जो एक तरह के विस्फोटक माइन होती हैं और जिसके किसी टैंक के नीचे आने पर ब्लास्ट हो जाता है। भारतीय सेना ने लोंगेवाला पोस्ट के सबसे आगे के हिस्से पर इन तीनों टैंक माइंस को लगा दिया और उसके बाद उन्होंने झूठी माइंस बिछा दी। अब जब पाकिस्तानी सेना के टैंक जैसे ही शुरुआती माइंस पर आए तो एक एक करके 3 टैंक वहीं तबाह हो गए। इससे घबराकर सेना के कमांडर ने अपनी सेना को तुरंत रुक जाने का ऑर्डर दिया और रात को करीब 3 बजे तक पाकिस्तानी सेना उन झूठे लैंड माइंस को डिफ्यूज़ करती रही और इससे भारतीय सेना को काफ़ी वक्त मिल चुका था। लेकिन अब भी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे और सुबह होने के बाद ही एयरफोर्स सेना की मदद के लिए आ भी सकती थी। झूठी माइंस के अलावा भारतीय सेना ने यहाँ पर एक और तकनीक अपनाई थी और वो ये कि इंडियन आर्मी के सैनिक एक लंबी लाइन में एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाकर अलग अलग दिशाओं से फायरिंग करने लगे। ऐसे में पाकिस्तानी कमांडर को लगा कि शायद उनको जो खुफिया जानकारी मिली है कि भारत के सिर्फ 120 सैनिक लोंगेवाला पर मौजूद हैं वो गलत है, क्योंकि 120 सैनिक इतनी अलग अलग जगहों से फायरिंग कैसे कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। पाकिस्तान ने
अपने वेस्टर्न फ्रंट पर काफ़ी भारी मात्रा में सेना इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ये बात पता थी कि बांग्लादेश में उनकी जीत सिर्फ तभी संभव है जब वो भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर पाएं, और बाद में इस हिस्से को छोड़ने के नाम पर वो भारत से बांग्लादेश की इस जंग से बाहर निकलने की शर्त रखेंगे। लेकिन वो इसके लिए अपनी सेना को तैयार नहीं कर पाए थे। वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को खदेड़ दिया था। उस रात सुबह होने के बाद एयरफोर्स ने भी बचे हुए काम को पूरा कर दिया और पाकिस्तानी सेना को उस पोस्ट को छोड़कर वापस भागना पड़ा था। भारत ने साल 1971 की जंग में पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया था, लेकिन कई सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि भारत को यहाँ पर थोड़ी और जल्दी करनी चाहिए थी, और भारत की इंटेलिजेंस को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला पोस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर एक सच ये भी है कि अगर वो 120 सैनिक उस दिन पीछे हट जाते तो शायद पाकिस्तानी सेना सुबह तक जैसलमेर ज़िले तक पहुंच जाती, और एक बार अगर वो जैसलमेर तक पहुंच जाते तो उसके बाद में भारतीय सेना के लिए उन्हें वापस खदेड़ना बहुत मुश्किल होता। वहीं इस हमले में भारत के केवल 2 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 200 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को 36 टैंकों का भी नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग में भारतीय सेना को केवल एक एंटी टैंक गन और 5 बीएसएफ के ऊंटों के मरने का नुकसान उठाना पड़ा था। पर इस जीत के बाद वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान ने वापस कभी भी हमला करने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न फ्रंट को कमज़ोर मानना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, और इसकी वजह से उन्हें आगे युद्ध में भी ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। मगर जंग अभी भी बाकी थी, और पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना बांग्लादेश में भारतीय सेना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। हमारी आगे की चर्चा में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 5, इंडियन नेवी का जवाब। अब तक की हमारी चर्चा में हमने जाना कि कैसे वेस्टर्न फ्रंट पर भारत के केवल 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मात दे दी थी, लेकिन अभी भी भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया था। उस वक्त जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त दे दी थी। भारतीय थल सेना और वायुसेना पहले से ही अपने काम पर लगी हुई थीं, और अब बारी थी इंडियन नेवी की। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के कई सारे युद्ध जहाज एंटी शिप मिसाइल के साथ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर चुके थे। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना कराची पोर्ट पर लगातार हमले कर रही थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर भी था, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान की ट्रेड यानी बिजनेस का एक बड़ा रास्ता था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की ख़ास बात यह भी थी कि दक्षिण एशिया में पहली बार किसी देश ने एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था, और इन मिसाइल्स को भारत ने रूस से लिया था। उस वक्त कराची पर हमले की बात पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी, और इस वजह से पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही में कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तानी नेवी के कुल 2000 सैनिक इस ऑपरेशन में मारे गए थे। वहीं भारत के भी 194 जवान इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, मगर भारतीय नौसेना ने इसके साथ ही 1500 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया था, और पाकिस्तानी नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर और पीएनएस शाहजहां भी भारतीय नौसेना के द्वारा डुबो दिए गए थे। यही वो समय था जब पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी को भारत के एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को ख़त्म करने के लिए भेजा था। उस वक्त आईएनएस विक्रांत भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी था, और भारत के पास पाकिस्तान की सबमरीन को रोकने के लिए
कोई खास तरीका भी नहीं था। वहीं आईएनएस विक्रांत को भारतीय नेवी ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर डिप्लॉय भी कर रखा था और वहां से भारतीय वायुसेना इसकी मदद से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमला कर रही थी। माना जाता है कि उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत तक पहुंच गया तो आईएनएस विक्रांत को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ख़ास प्लान बनाया गया और उन्होंने विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर यह अफवाह फैलाई कि आईएनएस विक्रांत यहाँ पर आने वाला है और कुछ ही समय में यह अफवाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक भी पहुँच गई और पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया। जिस वक्त पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के पोर्ट की ओर मोड़ा गया उस वक्त वहां पर आईएनएस राजपूत युद्ध के जहाज़ पहले से मौजूद थे। आईएनएस राजपूत में उस वक्त कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही थीं और इसी वजह से उसे युद्ध में उतारा नहीं गया था। लेकिन जब पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पर आईएनएस विक्रांत की खोज में आया तो आईएनएस राजपूत के भारी हमले के बाद पीएनएस गाजी डूब गया। तो इस तरह से भारतीय नौसेना के एक खराब हो चुके जहाज़ ने भी युद्ध में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि उसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सबमरीन बताए जाने वाले पीएनएस गाजी के डूबने के बाद अब भारत के आईएनएस विक्रांत को किसी भी चीज़ का डर नहीं था। अब भारतीय नौसेना आराम से बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला कर सकती थी। वहीं इस दूसरे झटके के बाद पाकिस्तानी सेना का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। दूसरी तरफ भारत के लिए ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि भारत के पास उस वक्त कोई भी एंटी सबमरीन और फ्रिगेट नहीं थी और एक फ्रिगेट जो भारत के पास थी वो थी आईएनएस खुखरी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना ने पहले ही डुबो दिया था। और इस वजह से अब भारतीय नौसेना के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो अपने एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी से बचा कर रखे। भारतीय नौसेना की समझदारी, सूझबूझ और रॉ के शानदार इंटेलिजेंस फीडबैक के चलते भारतीय नौसेना पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा झटका दे पाई थी। इसके बाद तो भारत ने पाकिस्तान के पूरे समुद्री ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में गल्फ देशों से किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं आ सकती थी। इसके साथ ही जंग के इस पड़ाव तक पाकिस्तानी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। उन्होंने ये सोचा था कि भारत को हराना इस वक्त आसान होगा क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश भारत के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त इस बात को भूल चुका था कि भारत के समर्थन में सोवियत संघ खड़ा था। सोवियत संघ और अमेरिका की आपसी दुश्मनी के चलते ये दोनों इस युद्ध में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते थे। सोवियत संघ ने पाकिस्तान को कई बार चेतावनी भी दी थी कि वो इस युद्ध को शुरू ना करें। साथ ही साथ सोवियत ने पाकिस्तान को ये भी कहा था कि अगर वो युद्ध शुरू करता है तो ये पाकिस्तान के लिए आत्महत्या करने जैसा फैसला होगा। ये सब जानकर अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिरकार रूस ने कैसे भारत की इतनी सहायता की और क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश युद्ध में भारत के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठा पाए। हमारे अगले एपिसोड में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा था। एपिसोड 6 रूस का साथ। साल 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत रूस के बीच पहले से ही कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि जब दो देश एक दूसरे से आमने सामने आकर तो नहीं लड़ते हैं, मगर वो किन्हीं दूसरे देशों को अपनी मदद देकर उन्हें जीत दिलाने में सहायता करते हैं। उस वक्त अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही ये चाहते थे कि दुनिया भर में दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा को सबसे आगे रखें। और तो और अमेरिका ऐसा चाहता था कि दुनिया के सभी देश कैपिटलिज्म को फॉलो करें,
वहीं सोवियत रूस का ये कहना था कि दुनिया के सभी देशों को कम्युनिज्म को मानना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों आखिरकार होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि कैपिटलिज्म, जिसे पूंजीवाद भी कहते हैं, ये किसी देश को चलाने की वो व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है। हर कोई अपना व्यापार कर सकता है और जितने चाहे पैसे कमा सकता है। वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म में व्यक्ति के पास आज़ादी थोड़ी कम होती है और साथ ही साथ ऐसे देशों में लोगों को खुद की बड़ी कंपनियां खोलने की इजाज़त नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि रूस एक कम्युनिस्ट देश है और वहीं अमेरिका कैपिटलिस्ट। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पहले ही सोवियत रूस ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी थी कि उसे इस युद्ध को शुरू नहीं करना चाहिए। वहीं इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ में कई सारी बड़ी शक्तियां खड़ी थीं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे। इन दो देशों के अलावा पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, लीबिया और श्रीलंका का समर्थन मिला हुआ था। वहीं इसके विपरीत भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ सोवियत रूस था। जब भारत ने पाकिस्तान के जवाबी हमले के लिए बड़ा हमला करना शुरू किया तो घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। ऐसे में पाकिस्तान के मदद मांगने पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को रोकने के लिए अपनी नौसेना की एक बड़ी टुकड़ी भारत की ओर रवाना कर दी। 10 जहाज़ों का ये बड़ा नेवल ग्रुप तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रहा था। ध्यान रहे कि उस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में से एक था और इसकी क्षमता परमाणु हथियारों को भी चलाने की थी। अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल भारत की ओर भेजना शुरू कर दिया और इस तरह से भारत को ये लग रहा था कि उसे 3 तरफ से हमला झेलना पड़ सकता था। जहां अरब सागर की ओर से यूनाइटेड किंगडम का हमला, बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का हमला और ज़मीन पर तो पाकिस्तान के साथ जंग चल ही रही थी। इसके साथ साथ उस वक्त इस बात की भी काफ़ी संभावना जताई जा रही थी कि चीन भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। तब उस वक्त भारत ने रूस को अपनी दोस्ती के वादों को याद दिलाते हुए मदद करने के लिए संदेश भेजा और रूस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 13 दिसंबर को अपनी एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉरशिप ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ लाकर खड़ी कर दी और उसने सभी देशों को इस बात की खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर किसी को भी भारत पर हमला करना है तो उससे पहले उसे रूस के साथ जंग लड़नी होगी। रूस के ऐसा सख्त कदम उठाने की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने वहां से वापस जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता था कि रूस के पास इस वक्त खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और रूस में कम्युनिस्ट सरकार है, तो इस सरकार को देश की जनता के सवालों का ज़्यादा जवाब भी नहीं देना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका में लोकतंत्र था, जिसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो जनता उस नेता को सत्ता से हटा देती। तब अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति रहे निक्सन ने इस खतरे को न मोल लेने का फैसला लिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में ढकेला तो उनकी सत्ता कभी भी वापस नहीं आएगी। वहीं ब्रिटेन ने जब ये देखा कि सोवियत रूस भारत के साथ इतनी मजबूती के साथ समर्थन पर खड़ा है, तो उसने भी इस युद्ध से पीछे हटने का फैसला ले लिया। अब रूसी न्यूक्लियर वॉरशिप चारों ओर से भारत की सुरक्षा में लगे हुए थे और इधर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में लगातार अपने काम पर लगी हुई थी। पाकिस्तान के पास अब उम्मीद की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के दम पर इस युद्ध की शुरुआत की थी, मगर अब वही अमेरिका उनके साथ नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे अपना अगला कदम किस तरह से उठाना चाहिए। साल 1971 की जंग के बाद भारत और रूस के संबंध काफ़ी गहरे होते गए। दोनों देशों के बीच बड़ी बड़ी डिफेंस डील हुई हैं और आज भी भारत और रूस एक दूसरे के करीबी मित्र बने हुए हैं।
और अंत में भारत ने भी फिलहाल रूस के उस एहसान को चुका ही दिया जो रूस ने भारत के ऊपर सन 1971 की जंग के दौरान किया था। साल 2022 में शुरू हुई यूक्रेन और रूस की जंग में भारत ने रूस की आलोचना करने से साफ मना कर दिया। जहां दुनिया भर के देश आज रूस पर बड़ी बड़ी रोक लगा रहे हैं, वहीं भारत आज भी रूस से ज़रूरी सामान खरीद रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से भारत और रूस तब भी हमेशा एक दूसरे के साथ थे और अब भी, जब दुनिया के बाकी देश उन्हें साथ रहता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। एपिसोड 7 पूर्वी पाकिस्तान में हालात। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि युद्ध का आखिरी और ज़रूरी पड़ाव अब आ चुका था और पूर्वी पाकिस्तान को अब पाकिस्तान से तोड़कर अलग करने का भारतीय सेना का प्लान भी सच होने वाला था। और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना पर लगातार बमबारी की और ये बमबारी उस वक्त तक जारी रही जब तक कि पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया था। उस समय पाकिस्तान ने भी इसकी जवाबी कार्यवाही में हमला किया था, लेकिन भारत के पास इंटरसेप्टर हेलीकॉप्टर थे जिनकी मदद से भारत ने उन सभी हमलों को नाकामयाब कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश के अलग अलग सैन्य हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तानी सेना के पास ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां से वो अपने फाइटर प्लेन्स को उतार सकें या वहां से वो हमला करने के लिए उड़ान भर सकें। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को अपना खुद का एक फाइटर प्लेन बनाने के लिए भी मदद की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फाइटर प्लेन के पायलट भी बांग्लादेश के ही थे। पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ब्लिट्जक्रीग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये वो तकनीक थी जिसकी मदद से हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआती समय में जीत हासिल की थी। ब्लिट्जक्रीग तकनीक में कोई भी सेना तेजी से अपने दुश्मन देश के बॉर्डर के अंदर घुसती है और साथ ही साथ वो अपनी वायुसेना का भी लगातार इस्तेमाल करती रहती है। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया। भारत की वायुसेना पहले पाकिस्तानी वायुसेना के मिलिट्री बेस पर हमला करती थी। उसके बाद वो इंडियन आर्मी अपने टैंक और बटालियन के साथ उस जगह पर पूरा कब्जा कर लेते थे। और तो और बांग्लादेश के आम सभी लोग भी पाकिस्तानी सेना के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें याद था कि कैसे मार्च से कई महीने तक पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के आम लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत मारती रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था जो बांग्लादेश की आज़ादी की बात कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को मारा गया था और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू और बिहारी मुस्लिम थे। भारतीय सेना अब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी थी। उधर मुक्ति वाहिनी ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास अब किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था और दूसरी ओर INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में आ रही सभी सप्लाई को रोक कर बैठा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के पास सप्लाई पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब दुनिया भर के देश इस बात पर ध्यान लगाए हुए थे कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना कब भारत के सामने घुटने टेकेगी। लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के द्वारा घेरे जा चुके थे। उनके पास अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को नॉन कंडीशनल सरेंडर करने की बात की, जहां नॉन कंडीशनल सरेंडर में हारने वाला देश बिना किसी शर्त के युद्ध को रोकने के लिए सरेंडर करता है। इससे ये साबित होता है कि सामने वाला देश
अभी किसी भी तरीके से इस युद्ध को जीत नहीं सकता है, और अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो उसी देश का नुकसान होगा। उस वक्त भारत ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को घेरा था, बल्कि भारतीय सेना आज़ाद कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा अपने कब्ज़े में ले चुकी थी, जिसे साल 1972 में भारत ने शिमला एग्रीमेंट के तहत गुडविल जेस्चर के नाते पाकिस्तान को वापस दे दिया। भारत ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया था। अब पाकिस्तानी सेना के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और देश के अंदर मुक्ति वाहिनी के सैनिक लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे। 16 दिसंबर सन 1971 को जंग शुरू हुए अभी केवल 13 दिन ही हुए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के अदम्य साहस और योग्यता की वजह से पाकिस्तानी सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और उस वक्त भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने की बात कही थी। पहले तो नियाज़ी ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था और कहा था कि वो लोग सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन जब जगजीत अरोड़ा ने उन्हें बताया कि कैसे भारतीय सेना 1 लाख से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर बैठी है, और अगर नियाज़ी सरेंडर करने के लिए राज़ी नहीं होते तो कुछ ही घंटों में वो और 1 लाख सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तक नियाज़ी ने सरेंडर करने के लिए हाँ कर दी, और ढाका के एक रेस कोर्स में 16 दिसंबर सन 1971 को जनरल AK नियाज़ी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के निर्देश पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया। इसी के साथ ही सन 1971 का भारत पाक युद्ध खत्म हो गया। इस सरेंडर के साथ ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भी भारत के सामने सरेंडर किया हुआ था। नियाज़ी जब सरेंडर पेपर पर साइन कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके देश के 2 टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान के टूटने की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान की ही थी। जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नागरिकों पर किए थे, उसके बाद शायद ही कोई बांग्लादेशी पाकिस्तान के साथ रहना चाहता होगा। उस समय किया गया 93,000 सैनिकों का ये सरेंडर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर माना गया है। इस वक्त पाकिस्तान ने बिना किसी शर्त के इस सरेंडर के लिए साइन कर दिया है। भारत अब जंग जीत चुका था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था। एपिसोड 8 युद्ध के बाद के हालात। 16 दिसंबर साल 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। दोनों देशों ने इस युद्ध में अपने कई सारे सैनिकों की कुर्बानी दी थी, लेकिन पाकिस्तान को यह युद्ध बहुत भारी पड़ा, जहां 9,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस युद्ध में मारे गए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बनाकर रखा। वहीं भारत के करीब 3,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। साल 1971 के इस युद्ध के बाद पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जनसंख्या ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की जनसंख्या उस वक्त पाकिस्तान की जनसंख्या का करीब आधा हिस्सा बनाती थी। वहीं पाकिस्तानी सेना का 1/3 हिस्सा भारत की कैद में था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना की कुल क्षमता करीब 3 लाख सैनिकों की थी, और उनमें से 93,000 सैनिक भारत ने बंदी बनाकर रखे थे। इसके चलते ही भारत की इस युद्ध के बाद साउथ एशिया में मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस काफ़ी हद तक बढ़ गई। बाद में भारत ने पश्चिमी देशों के साथ भी समझौता कर लिया, जिसकी वजह से जो देश पहले भारत के खिलाफ थे, बाद में भारत के समर्थन में आ गए। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी भी युद्ध के ठीक बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के दौरे पर गईं। इससे इन दोनों देशों के साथ साथ अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते
बेहतर होते गए। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जितने भी रेजोल्यूशन लिए वो सब के सब रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा रोक लिए गए। इस युद्ध के बाद दुनिया को ये पता लग गया था कि भारत विश्व राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभाता है, और भारत को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब दुनिया के साथ नज़र से नज़र मिलाने का वक्त आ चुका है। और इसीलिए भारत ने ठीक 3 साल बाद साल 1976 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। और भारत ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि सन 1971 के युद्ध के बाद पूरे साउथ एशिया में भारत के खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं था। भारत ने इन सभी देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी छोटे छोटे देश भी भारत के साथ खड़े थे। बांग्लादेश के बनने के बाद लाखों बांग्लादेशी नागरिक जो भारत आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। और जिस दिन भारत ने ये जंग जीती उस दिन इंदिरा गांधी ने देश की पार्लियामेंट में कहा था, ढाका आज़ाद देश की एक आज़ाद राजधानी है। हम बांग्लादेशी लोगों को उनकी जीत की मुबारकबाद देते हैं। हर देश जिसे मानवाधिकारों की चिंता है वो इस बात को ज़रूर मानेगा कि ये जीत इंसान को अपने आप को आज़ाद करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान की ये जंग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी, और तब से ही पाकिस्तान लगातार भारत के भी उसी तरह से टुकड़े करना चाहता है जिस तरह से बांग्लादेश टूटकर पाकिस्तान से अलग हुआ था, क्योंकि इस जंग से उनकी इकॉनमी पूरी तरह से गिर चुकी थी और दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत को भी काफ़ी गहरा नुकसान पहुंचा था। यहीं से पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी वजह से पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री कू होने लगे थे। मिलिट्री कू में देश को सेना उस वक्त संभालती है जब कोई भी नेता जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए मौजूद नहीं होता है। सेना को जिस हिसाब से ठीक लगता है वो देश को संभालती है, और पाकिस्तान के लिए ये नीति हमेशा से ही बहुत ही ख़राब रही है। इस युद्ध के बाद दुनिया में एक और बात सब देशों को पता लग गई कि 2 नेशन थ्योरी क्यों काम की नहीं है। क्योंकि पहले कई लोग ये कहते थे कि एक देश के 2 अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन जब बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया तो भारत को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरह की व्यवस्था ज़्यादा सफल नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी नेताओं को भी ये लगा था कि शायद मुस्लिम आबादी का ज़्यादा होना बांग्लादेश के नागरिकों को उनके साथ जोड़ कर रखेगा, लेकिन ये महज उनकी गलत फहमी थी। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी संस्कृति को अपने धर्म से बढ़कर देखा। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा थोपी गई उर्दू भाषा को पूरी तरह से नकार दिया, और पाकिस्तानी सेना के लिए ये जंग और भी ज़्यादा भयानक साबित हुई। इसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री का 1/3 हिस्सा भारत ने बंदी बनाकर रखा था। उनकी नेवी पहले से आधी हो चुकी थी और उनकी एयरफोर्स का 1/4 हिस्सा भारतीय सेना ने ख़त्म कर दिया था। जंग के बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल एक दूसरे पर जंग में हुई हार का इल्ज़ाम लगाने लगे, और साथ ही साथ वो इस बात का भी आरोप लगाने लगे कि बांग्लादेशी नागरिकों पर अत्याचार किसने किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का लिया जाता है। टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया था, और उसके बाद में बंगाली नागरिकों के कत्लेआम के लिए उन्हें बंगाल का कसाई भी कहा गया। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दोनों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से के साथ भेदभाव करके उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सभी लोगों का एक धर्म को मानना उन्हें देश के साथ जोड़े रखने के लिए काफ़ी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान में एक विशेष संगठन का निर्माण हुआ, और उस कमेटी का काम ये था कि वो पाकिस्तान के टैक्स को बराबर सभी राज्यों में बांटे। भारत की ओर से इतने ख़तरनाक हमले को देखने के बाद पाकिस्तान को इस बात का डर था कि भविष्य में हो सकता है कि भारत फिर से पाकिस्तान को युद्ध में हराए, और इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर दिया।
इस तरह से साल 1970 में पाकिस्तान ने भी अपना पहला न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन बना लिया था। वहीं युद्ध के बाद एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ और आज़ादी के बाद बांग्लादेश दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मुस्लिम देश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से निकालकर वापस ढाका भेज दिया गया था और 19 जनवरी सन 1972 को वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। 2 जुलाई सन 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग भारत के शिमला शहर में रखी गई थी और वहाँ पर दोनों देशों ने शिमला एग्रीमेंट पर साइन किया। शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश माना और भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस पाकिस्तान भेजने का वादा किया। साथ ही साथ भारत ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर का वो इलाका भी पाकिस्तान को वापस दे दिया जिसे भारतीय सेना ने जंग के दौरान पाकिस्तान से कब्ज़ा किया था। हालांकि तब भी भारत ने कुछ हिस्से अपने पास रख लिए थे जो करीब 1,000 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला हुआ है। इसमें लद्दाख के आसपास के कुछ ज़रूरी हिस्से शामिल हैं। हालांकि आज भी लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान से उस वक्त पूरा कश्मीर ले सकती थीं क्योंकि पाकिस्तान की हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह एग्रीमेंट एक सफलता थी क्योंकि इतिहास में जब भी किसी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर शर्त रखी है तब दूसरे देश ने जंग करना बंद न करके ज़्यादा युद्ध करना शुरू किया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जर्मनी का लिया जाता है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी गई थीं और इन शर्तों का हवाला देते हुए बाद में हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो लंबे समय तक केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा रहे, इसीलिए उसने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया जिससे कि पाकिस्तान अपना सबक भी सीख ले और भविष्य में भारत के ऊपर वापस हमला करने की भी ना सोच सके। एपिसोड 9 युद्ध के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपसी संबंध। भारत पाकिस्तान के साल 1971 की जंग के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि अब ये तीनों पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उस समय भारत पहले से ही चीन के साथ खराब संबंध रख रहा था और अब पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो गया था। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पहले से ही खराब थे, लेकिन साल 1971 की जंग ने पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बेइज्जती कराई थी। इसी वजह से हर पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिकों से यही बात कहती थी कि वो भारत से इस बात का बदला लेगी और इसी वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भेजना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि घाटी में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गईं और तो और 80 के दशक में ये गतिविधियां इतनी बढ़ गई थीं कि साल 1990 तक घाटी के माइनॉरिटी समुदायों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से रातों रात भागना पड़ा। आज भी पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की जाती है कि वो भारत से साल 1971 की जंग का बदला ले। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से इसके लिए एक कोशिश की भी गई थी जब साल 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध किया था। ये युद्ध भी पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और उस वक्त पाकिस्तान के 4,000 सैनिक भी शहीद हुए। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध के बाद दुनिया भर से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी और उसके बाद लगभग हर देश भारत के साथ खड़ा हो गया था। वहीं इस युद्ध से 2-3 महीने पहले भारत की ओर से एक बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया
और दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला ना करने का वादा किया था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने वादों को तोड़ते हुए कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। साल 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी फिर से पाकिस्तान गए थे, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकवादियों ने मुंबई आतंकी हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे भारत को धीरे धीरे ये अंदाज़ा होने लग गया था कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखना शायद मुमकिन नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के आने के बाद ये संबंध और बिगड़ते गए। भारत ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तो पाकिस्तान ने इसके विरोध में भारत के साथ ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दिया, और इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को आज ज़रूरी चीज़ें बहुत ही महंगे दामों पर दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं साल 1971 की जंग के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। ये बात तो साफ थी कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश कभी आज़ाद नहीं हो सकता था। इस युद्ध में भारत के हज़ारों जवानों ने अपनी जान गंवाकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, और दोनों देशों के बीच के संबंध साल 1971 की जंग के बाद भी काफ़ी अच्छे रहे थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दोनों देशों के बीच कई सारी समस्याएं भी निकलकर सामने आने लगीं। इसके अलावा कुछ ऐसे डाकू भी थे जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला था। ऐसा भी देखा गया था कि बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी संगठन भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे। हालांकि अब दोनों देश इन संगठनों से लड़ने के लिए साथ में आ चुके हैं, मगर इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा होने की वजह से भारत में हर साल कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठ करके गैर कानूनी तरीके से भारत में आने लगते हैं। फिलहाल इन सब समस्याओं को लेकर अब भारत और बांग्लादेश में आपसी समझौते हो चुके हैं, और अब दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। वहीं अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो ये दोनों देश एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर नहीं हैं, तो इनका संबंध न ख़राब है न बहुत अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान से भी कई मायनों में आगे निकल चुका है, और यहाँ की बढ़ती हुई कॉटन इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की कपड़े की इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में रहती है। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी बांग्लादेश पर सीधे सीधे इस बात का आरोप नहीं लगाया है, तो इसीलिए इन दोनों देशों के बीच के संबंध औसत दर्जे के हैं। कंक्लूजन। युद्ध को लेकर एक कहावत बहुत सुनने में आती है जो ये कहती है कि शांति केवल दो युद्धों के बीच का समय अंतराल मात्र है, यानी कि युद्ध को कभी कोई टाल नहीं सकता है। युद्ध मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, और ये इतिहास में भी हमेशा से होते आ रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। और समय के साथ अगर कुछ बदलता है तो बस युद्ध करने का तरीक़ा। आज भी देशों के पास नए नए हथियार आ रहे हैं, और उनको रोकने के लिए नई नई तकनीकें भी ईजाद होती रहती हैं, क्योंकि ये बात हर कोई समझ सकता है कि युद्ध कभी भी हमारे समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, और इस वजह से दोनों ही देश अपने देश के कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए रखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, और भारत से आगे केवल 3 ही देश हैं जो भारतीय सेना से ज़्यादा ताकतवर हैं, और वो हैं रूस, अमेरिका और चीन। इन 3 देशों में से रूस और अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ तो भारत के डिफेंस एग्रीमेंट होने की भी संभावना है। इसके साथ साथ आने वाले समय में इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत एक समय चीन के बराबर खड़ा होगा। ये भी संभव है कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध के बाद रूस इतना ताकतवर नहीं रहने वाला है, और रूस की जगह लेने वाला देश
भारत ही होगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान के पास दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान की सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी आर्मी को मॉडर्न करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। एक तरफ जहां भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, तो वहीं पाकिस्तान की जीडीपी $300 बिलियन भी नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बिगड़े हुए संबंध उसकी इकॉनमी को और भी ख़राब करने वाले हैं। फिलहाल भारत लगातार अपनी सेना को और एडवांस कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी भी काफ़ी मजबूत की है और इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड की भी स्थापना की है, जिसका मुख्य काम साउथ एशिया में चीन के प्रभाव को रोकना है। साल 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में भी एक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कई सारे जवान शहीद हुए थे और इस झड़प में चीन के भी काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। चीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर चल रहा है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन पाकिस्तान को केवल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये भी देखा जाता है कि चीन को अरब सागर तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए, जिसमें हिंद महासागर में भारतीय नेवी चीन के ट्रेड को ज़रूरत पड़ने पर ब्लॉक न कर सके। चीन के डेब्ट ट्रैप को लेकर कई सारे देश पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, और तो और चीन की भी नीति रही है कि वो पहले एक देश को कर्ज देता है और उसके बाद में कर्ज ना चुकाने पर वो उस देश का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। मगर अब क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसा होगा या नहीं, ये हम आने वाले समय में ही जान पाएंगे। पर जंग के बारे में कई सारे फिलोसोफर्स ने यह कहा है कि इंसान को भले ही जंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा जंग ना करने की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना दुनिया में शांति होना संभव नहीं है और जंग की वजह से करोड़ों आम लोग भी अपनी जान गंवाते हैं। वहीं जंग का कारण तो किसी देश के कुछ नेता होते हैं, लेकिन उसका भुगतान उस पूरे देश को उठाना पड़ता है। आज हमें इस बात को समझना चाहिए कि जंग कभी भी और किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये बात भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर देश के लिए सच है। और अब वो वक्त आ चुका है कि लोग किसी दूसरे देश पर युद्ध छेड़ने की बात ना करके शांति की बात पहले करें। तो अब वक्त है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का, और आप ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।